हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। दोस्तों, क्लास 9th की जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं उसमें अभी तक हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके साथ ही हमने इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ लिया है। आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रेविटी क्या है। तो देखो बच्चों, अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसमें अगर एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है तो और उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस r है, तो जो इनके बीच का फोर्स लगता है वो होता है Gm1m2/r²। क्लियर है? Gm1m2/r²। अच्छा, ये एक फोर्स जो है, ये फोर्स हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है जिसके पास मास रहता है। यानी जो भी दो ऑब्जेक्ट होंगे इनके पास मास होगा, वहाँ पर ये फोर्स उन दोनों के बीच में अट्रैक्ट या ये फोर्स वहाँ पर काम करेगा। ग्रेविटी क्या है बच्चों? अब हम अगर ये चीज़ स्पेशली किसके लिए स्टडी करें? अर्थ के लिए। किसके लिए स्टडी करें? अर्थ के लिए। तो अर्थ के लिए जब अर्थ का जो पुल होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेविटी। यानी अगर मान लो ये अर्थ है और अर्थ जब किसी को अपनी ओर खींचती है, किसी ऑब्जेक्ट को, तो अर्थ जब किसी चीज़ को पुल करते हैं तो हमने उसको नया एक नाम दिया। क्या नाम दिया? ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ मतलब जब वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के लिए यूज़ करेंगे तो हम उसको क्या नाम देते हैं? ग्रेविटी। तो आइए इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इट इज द force of attraction by earth on an object। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ के द्वारा जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। कि कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा द फिनोमिनन ऑफ the phenomenon of attracting an object by earth due to gravitational pull। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के द्वारा अपनी तरफ खींचा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। यानी ग्रेविटी इज ए स्पेशल टर्म विच इज यूज्ड फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्लियर है बात? तो ये हुई हमारी ग्रेविटी। जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अर्थ किसी पर अपना फोर्स लगाए तो उसको हमने टर्म दे दिया क्या? ग्रेविटी। अब बात करते हैं, देखो जब अर्थ अपनी तरफ किसी को खींचेगी तो वो चीज़ उसकी तरफ दौड़ेगी, उसी तरफ गिरेगी। तो हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर ले जाकर छोड़ा तो हमें पता लगा कि वो ऑब्जेक्ट उसकी तरफ गिर रहा है, उसके सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हम अर्थ की सरफेस पे हैं, हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर लेके गए और यहाँ से हमने क्या किया? इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप किया तो हमें पता लगा कि ये ऑब्जेक्ट तेज़ी से, इसका मास मान लो m है और इस अर्थ का मास m ही है, मास ऑफ अर्थ। तो ये ऑब्जेक्ट तेजी से इसकी तरफ गिरेगा। तो फ्री फॉल क्या है? अब देखो, फ्री फॉल क्या है कि जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे और उस अट्रैक्शन में उस फोर्स के अलावा, जो फोर्स अर्थ लगा रही है उस फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स एक्शन में नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा हो। सर दूसरा फोर्स कैसे काम करेगा? जब कोई चीज़ गिरेगी तो कर सकता है, फ्रिक्शन का फोर्स काम कर सकता है। जो ये थोड़ी है कि हर चीज़ ऊपर से हम छोड़ेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि हम उसको पकड़ के सेट नीचे फेंकें, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक अर्थ तो खींचेगी उसको, साथ ही हम क्या कर रहे हैं? उस पर अपना मस्कुलर फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। और अगर मान लो बहुत तेज हवा चलती है तो एयर भी फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम किसी हाइट से रिलीज़ करते हैं
या ड्रॉप करते हैं, तो वो केवल और केवल अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से जब नीचे गिरता है, इसे हम कहते हैं फ्री फॉल। केवल कौन सा फोर्स काम करना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई अर्थ, उसे हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल। तो और लिख लेते हैं, हम कैसे लिखेंगे बच्चों? इफ एन ऑब्जेक्ट, या ऐसे लिख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, या एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ फ्रॉम ए हाइट, from a height only due to gravitational force of earth या gravitational pull of earth। ठीक है। फ्री फॉल क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ की तरफ, ठीक है, जब उसको किसी हाइट से केवल ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का पुल करता है। किसी भी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करें तो केवल और केवल वो ग्रेविटेशनल पुल के फोर्स के अंदर काम करता है, तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करेगा या उस पर फोर्स लगेगा, तो आपने सब पढ़ रखा है कि भैया जहाँ फोर्स लगेगा वहाँ उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ रखा है ना आपने, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। तो यानी जब फोर्स लगेगा किसी मास पे तो उसमें एक्सीलरेशन तो आएगा। अब किसी फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आएगा, इसका मतलब जब अर्थ पर कोई चीज़ गिरेगी किसी हाइट से, तो भैया इस पर भी एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगते इस पर क्या आएगा बच्चों? एक एक्सीलरेशन आएगा, और उस एक्सीलरेशन को किसके नाम से जानते हैं? जी के नाम से जानते हैं, और इसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट वी नो बाय व्हाट नेम वी नोन इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है उसको समझते हैं हम। क्यों प्रोड्यूस होता है आपको समझ में आया? अर्थ फोर्स लगाती है, फोर्स जब उस मास पे लगेगा तो उसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हम लिखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है ये? इट इज द acceleration produced, it is the acceleration produced in a body due to gravitational force of earth और ग्रेविटी। ठीक है, ये ऐसा एक्सीलरेशन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, किसी मास को खींचेगी, तो उस मास में कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सीलरेशन कौन सा होगा हमारा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाई जी। ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट क्या यूनिट होगी आपको बताना चाहिए। क्या हो गया ऐसा यूनिट? इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे ये तो वही है ना। अरे भाई एक्सीलरेशन ही तो है, बस लिख रहे जी से हैं। एक्सीलरेशन को क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सीलरेशन के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो मैंने मोशन वाले चैप्टर में आपको इसको डिस्कस किया है, वीडियो नंबर 4 या 5 है शायद, वहाँ जाके आप इसको एक्सीलरेशन को ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गई हमारी कहानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब आपने दो चीज़ें पढ़ रखी हैं हमारे पास, एक तो जी आ गई स्मॉल, और एक हमारे पास पहले से एक जी है जिसे हम कैपिटल जी के नाम से जानते हैं, और उसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वी हैव 2 जी, एक तो ये और एक ये जी। तो इन दोनों में भी हमारे पास एक रिलेशन होता है, इन दोनों में हमारे पास एक रिलेशन होता है। तो हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी यानी एक्सीलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी डैश, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी। इन दोनों में कुछ रिलेशन है, क्लियर है? तो इन दोनों में क्या रिलेशन है बच्चों? देखो मान लो लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is falling towards earth with acceleration g and mass of earth is me. The distance between m and me, यानी मास m में और me के बीच में जो डिस्टेंस है इज, मान लो उसको हमने r मान लिया। क्या मान लिया? और हमने क्या किया बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट ले जिसका मास m है, जो फॉल कर रहा है किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। किसके एक्सेलेरेशन से? जी एक्सेलेरेशन से। और मास ऑफ अर्थ इज कितना मान लिया हमने? me, यानी मास ऑफ अर्थ। डिनोट करने के लिए ऐसे लिखा था कि हम आसानी से इसको पहचान सकें। और मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r। तो अब आप जानते हो बाई न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या है बच्चों? न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? F इक्वल टू जी एम ई बटे आर स्क्वायर। यही होगा। ये तुमसे पढ़ा, हमने पढ़ रखा है कि जो दोनों मासों का सम मल्टीप्लाई अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर का डिवाइड, यही पढ़ रखा है। इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये एम सी न्यूटन का इन्वर्सल, क्योंकि दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा? यही फोर्स लगेगा। अब देखो जो m1 था उसको मैंने m लिखा है, और m2 था उसको मैंने यहाँ पर m ही लिख दिया। जो डिस्टेंस है उसको r लिखा है, और ये जी हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसको पॉज करके नोट कर लें। आगे देखो क्या करेंगे हम, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लें। अब देखो हम यहाँ लिख दिया था, जो हमारे पास आया था इक्वेशन फर्स्ट, F इक्वल टू जी एम ई बटे आर स्क्वायर। क्लियर है? बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम जी। कहाँ से आया? कुछ याद आया? सेकेंड चैप्टर में हमने जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किए थे, उसमें हमने एक वीडियो नंबर 3 है शायद, जिसमें हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस किया है। F इक्वल टू एम ए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हमने वहाँ पे एक फॉर्मूला याद आया था, आपको याद हो? F इक्वल टू एम ए, ये आया था, आपको याद हो? तो अब F इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ पर m को मास और a एक्सीलरेशन था। अब यहाँ एक्सीलरेशन को हमने किस नाम से लिखा है? क्योंकि अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया था? स्मॉल जी। तो ये चीज़ एम ए ही एम जी है। फर्क कितना है? ये एक्सीलरेशन ए से डिनोट किया गया है, एक्सीलरेशन किससे डिनोट किया गया है? जी से। ये हो गई बच्चों हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो ये फोर्स वही फोर्स है, दोनों के बीच में लग रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और ये फोर्स भी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। ये फोर्स इसको इस फोर्स से नीचे खींच रहा है, अर्थ उसी फोर्स से तो नीचे खींच रही है उसको, क्योंकि अर्थ ही तो फोर्स लगा रही है इस ऑब्जेक्ट पे। तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा? एम जी, डेट्स इट। तो ये फोर्स एंड ये फोर्स इक्वल होंगे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा? ये दोनों फोर्स बराबर है, मतलब F इज इक्वल टू एफ। तो अगर LHS है, LHS बराबर है, तो मतलब इनकी RHS भी कैसी होगी? बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे? mg इक्वल टू जी एम
एम ई बटे आर स्क्वायर, यानी एम से एम कैंसिल तो हमें मिलेगी जी की वैल्यू जी एम ई बटे आर स्क्वायर, जी एम ई बटे आर स्क्वायर। अब मान लो इफ सेंटर से न लेके हमें डिस्टेंस आर ई आर स्क्वायर लिया तो हमने तो क्या लिखें, इफ दिस डिस्टेंस इज, मान लो अर्थ की सरफेस पे रेडियस ऑफ अर्थ है, देन g इक्वल टू जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद होना चाहिए, जी एम ई बटे आर स्क्वायर या जी एम ई बटे आर स्क्वायर जब रेडियस ऑफ अर्थ हो। अब आपको समझने वाली बात क्या, देखो आपको यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली होगी, g इक्वल टू जी एम ई बटे आर स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में कहीं भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, m है ही नहीं कहीं। किसका मास है? जो फोर्स को लगा रहा है, जो फोर्स को अप्लाई कर रहा है, उसका मास दे रखा है हमको। तो सीधी सी बात ये बच्चों कि इसका मतलब क्या है, लिटरली इसका मतलब क्या है कि इससे मास का टर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चाहे ऑब्जेक्ट 1 kg का हो और एक ऑब्जेक्ट 5 kg का हो, दोनों को हम सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं, उस कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरेंगे आके तो उनमें लगने वाला टाइम इक्वल होगा। मतलब चीज़ चाहे भारी हो या हल्की हो, उससे फर्क जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हल्की हो या भारी हो। एक पंख ले लो और एक स्टोन ले लो और दोनों को छोड़ दो, दोनों बराबर एक साथ नीचे आएंगे। नहीं सर, पंख तो आ ही नहीं पाएगा और बड़ा हमसे पता लगेगा कि सिर में, है ना। ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि जो हमारा वो पंख है, जो विंग है ना, तो या कोई कागज़ ले लो, तो कागज़ देर में क्यों आ पाता है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन काम करता है एयर का। भाई एयर क्या करती है? उसको रोकने काम करे, वो नीचे आना था, एयर चाहती है कि नहीं नीचे मत जा, कि फ्रिक्शन का काम क्या होता है, किस चीज़ के मोशन को अपोज करना। अब पत्थर भारी है तो वहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स इतना एप्लीकेबल, उस पर इतना फोर्स फ्रिक्शन का नहीं मालूम पड़ता, पर इस पर ज़्यादा अप्लाई लगता है क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। तो इस वजह से हवा चलती है, उसकी वजह से वो एक फोर्स अलग डायरेक्शन में काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर में नीचे आ पाता है लहराते। देखा है कई पतंग को कटते हुए ऐसे ऐसे करके आती है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन एयर का लगता है, इसलिए। क्लियर है बात? तो चाहे ऑब्जेक्ट भारी हो चाहे हल्का हो, वो बराबर टाइम में या बराबर एक्सेलरेशन से ही नीचे आएंगे। ऐसा कहाँ पॉसिबल होगा? जहाँ वैक्यूम होगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ पंखों और पत्थर डालोगे ना, दोनों सेट एक साथ नीचे आएंगे। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया हमारा जी का फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कितनी होती है पता होगा आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स we also take value of g, कितनी वैल्यू लेते हैं बच्चों हम? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कभी 9.8, ये कन्वीनियंस के लिए होता है ताकि हमें कैलकुलेशन ज़्यादा टफ ना करना पड़े, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन ना बने, इस वजह से हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, आपको ये चीज़ क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, अगर मान लो वैल्यू नहीं दी जाती है इन केस, तो व्हाट वैल्यू यू विल यूज? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज हमने सीखा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, फ्री फॉल क्या है और ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज नथिंग, ग्रेविटी इज व्हाट? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस किसकी वजह से है? अर्थ की वजह से। अर्थ की वजह से, इसलिए हमने स्पेशल नाम दे दिया ग्रेविटी। क्लियर है? ऐसी फ्री फॉल क्या है? जब आपको अर्थ अट्रैक्ट करेगी तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, लेकिन उस गिरते वक्त उस पर केवल एक ही फोर्स काम करना चाहिए, और वो फोर्स किसका होना चाहिए? ग्रेविटी का।
तो हम कहेंगे वो फ्री फॉल है, उस पर कोई दूसरा फोर्स काम नहीं करना चाहिए। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, क्योंकि अब उसको नीचे ऑब्जेक्ट खींच रही है अर्थ जब ऑब्जेक्ट खींच रही है तो उस पर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी ऐसा यूनिट वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। साथ में जी और जी में क्या रिलेशन निकाला बच्चों हमने, जी इक्वल टू GME अपॉन आर स्क्वायर, और ये रेडियस आर है तो आर स्क्वायर, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है तो आर स्क्वायर। क्लियर बात, इंपॉर्टेंट फार्मूला वही चीज़, ये रिलेशन हो गया दोनों में। वैल्यू इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आई ये वैल्यू और इस ग्रेविटी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है अर्थ से ऊपर और नीचे जाने पर, इस चीज़ को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।